सच्चाई जी, जब हम पैदा होते हैं तो कुछ सिद्धांत हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि ये है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, इन पर चलो। तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स इकट्ठा होते जाते हैं और जब तक ये प्रिंसिपल्स के दायरे में हम रहते तो एकदम सिक्योर फील करते। लेकिन कोई एक स्टेज ऑफ लाइफ में कोई आता है और वो प्रिंसिपल्स को शेक करने लगता है, तो वापस वो तब तक तो जो सिक्योरिटी बना था सब कुछ सही चल रहा था, एक डर नहीं था, एकदम से मस्त चल रहा था। फिर आके कोई बोलता है कि ये प्रिंसिपल में ही खोट है, तो तुम देखो। तो बार बार अगर ये कहता रहे तो अब तक आपको, पहले नहीं मानते हो क्योंकि अब तक चल रहा था, लेकिन जब बार बार कोई वही कहने लगे तो आपको एक डाउट आने लगती है कि क्या ये व्यक्ति सही बोल रहा है। तो आप जांचने जाते हो और तभी वो जो सिक्योरिटी वो प्रिंसिपल से मिल रही थी वो डगमगाने लगती है। तो ऐसे बार बार होता जाता है कि जो हम पकड़ के बैठना चाहते हैं सिद्धांतों को सिक्योरिटी के, वो किसी के नज़रिए से गलत होता है। आपके नज़रिए से तो सही था, इसीलिए आपने पकड़ के रखा था। तो ऐसा होता जाता है। तो सिक्योरिटी नहीं मिल रही, क्या पकड़ के रहना है और कहाँ जाना है, फिर छूट जा रहा है, वो हाथ छूट जा रहा है जो आप पकड़ के चल रहे थे। तो इसका क्या समाधान है? समाधान की बात तो तब आती है ना जब पहले देखो कि समस्या खड़ी कर ली है। जीवन से पार पाने के लिए सिद्धांतों का सहारा लेना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं कि कुछ सिद्धांत अनुपयोगी होते हैं, सारे ही सिद्धांत भ्रामक होते हैं। सिद्धांत उनके लिए हैं जो सत्य से घबराते हैं। और हर सिद्धांत कहता यही है कि ये रहा सत्य। सत्य का मतलब समझते हो? जिसका कोई विकल्प ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अपवाद ना हो, जिसका कोई विपरीत या विरोधी ना हो। और सिद्धांत भी सत्य ही होने का दावा करते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहते हैं कि हम सही हैं, हमारा कोई अपवाद नहीं हो सकता, हमारा कोई अंत नहीं है, हमारी खिलाफत मत करना। वो सम्मान, वो बात, वो ओहदा जो सत्य के लिए आरक्षित होना चाहिए था, सिद्धांत वो अपने लिए ले लेता है। और फिर तुम फंसोगे, क्योंकि सच्चाई के अलावा कुछ नहीं है जिसे खंडित न किया जा सकता हो, जो कभी धोखा न देती हो। सिद्धांत धोखा दे जाएगा, क्योंकि सिद्धांत का सदा एक अंत होता है, सत्य का कोई अंत नहीं होता। जहां सिद्धांत का अंत हुआ वहां तुम्हें धोखा मिला, और वही हुआ है तुम्हारे साथ। क्या आप एक उदाहरण दे सकते?
कोई भी सिद्धांत उठा लो, तुम्हें उसका अपवाद मिल जाएगा। जहां अपवाद है वहीं अंत है। बड़ों का सदा सम्मान करो, ये सिद्धांत खूब पढ़ा है ना तुमने, इसके 50 अपवाद हैं। ये सिद्धांत तुम्हारी सेवा, तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, पर तुम इस सिद्धांत को सर्वमान्य जान के हर जगह लगाती आई, धोखा पाओगी, कष्ट मिलेगा। समझ रहे हो? सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं और सत्य। नासमझ लोग तुम्हें सिद्धांत देते हैं, गुरु तुम्हें सूत्र देता है, और बहुत अंतर है। सिद्धांत का मतलब होता है लो मैंने तुम्हें सत्य दे दिया, बिटिया रानी ये सत्य लो। अब बिटिया रानी अब झुनझुने को सत्य की तरह बजा रही है जिंदगी भर, और धोखा खा रही है और पिटाई हो रही है। गुरु सूत्र देता है। सूत्र समझते हो? ये देना, ये सूत्र है, सूत्र। ये सूत्र है। सूत्र का एक सिरा तुम्हारे हाथ में दे दिया जाता है और दूसरा सिरा अनंत तक जाता है। दूसरे सिरे पर कुछ पाओगे नहीं, पर दूसरे सिरे की यात्रा में तुम्हारा शोधन हो जाएगा, तुम निर्मल हो जाओगे, तुम्हारी सफाई हो जाएगी। ये सूत्र होते हैं। सूत्र इशारा करते हैं। सूत्र तुम्हें बोध की तरफ ले जाते हैं। वो कोई जमी जमाई पकी पकाई वस्तु तुम्हारे हाथ में नहीं दे देते कि ये लो ये सत्य है। सिद्धांत कहेगा बड़ों का सदा सम्मान करो। अब ये जमी जमाई पकी पकाई बात है, क्योंकि बड़ों की सिद्धांत अनुसार परिभाषा है वो जो तुमसे उम्र में बड़ा हो। अब इसमें तुम्हारे लिए नापने को, तुम्हारे होश के लिए कुछ नहीं रह गया। मशीन भी बता देगी कि किसकी उम्र कम है, किसकी उम्र ज्यादा है। और यह भी तुम्हें मशीन बता देगी कि सम्मान का क्या अर्थ होता है। सम्मान का अर्थ होता है ताऊ जी प्रणाम। तो उम्र नापो, जैसे कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम हो, वो सबसे पहले क्या नाप रहा है? उम्र। इनपुट A1 A2। A1 क्या है? तुम्हारी उम्र। A2 क्या है? दूसरे व्यक्ति की उम्र। If A1 is greater than A2, then bring the two hands together। ये सिद्धांत है, ये मूर्खता है, ये आदमी का अपमान है, ये आदमी की गरिमा के प्रति अन्याय है, ये आदमी को मशीन बनाया जा रहा है। और इस तरह का सम्मान तो मैंने कहा कि मशीन बखूबी दिखा लेगी। उम्र नापो और जिसकी उम्र ज्यादा दिखाई दे उसके सामने हाथ जोड़ लो, नमस्कार करो, सर झुका दो, चरण स्पर्श कर लो। यही तो खेल है। सिद्धांत इतनी मूर्खता की बात करते हैं। सूत्र कहेगा बोध सम्माननीय है। अब यहां बात पकी पकाई नहीं है, क्योंकि बोध उम्र की तरह नापा नहीं जा सकता। बोध को जानने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें बोधयुक्त होना पड़ेगा। सिद्धांत तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं करता। सिद्धांत ने तो तुमको बस एक
रटी रटाई यांत्रिक प्रक्रिया दे दी है, उम्र नापो सर झुकाओ, उम्र नापो सर झुकाओ। और सूत्र कहता है बोध सम्माननीय है। सूत्र ने नहीं कहा कि उम्र के सामने सर झुका दो। सूत्र अब तुम्हारे सामने दो चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। पहली चुनौती है बोधयुक्त होना और दूसरी चुनौती है सम्मान का वास्तविक अर्थ जानना। सिद्धांत के देश में, सिद्धांत की भाषा में तो सम्मान का बहुत पका पकाया अर्थ है। सम्मान का क्या अर्थ है सिद्धांत के देश में? उम्र। बोध के देश में सम्मान का यह अर्थ नहीं है। बोध के देश में सम्मान का यह अर्थ नहीं है कि बस हाथ जोड़ लिया, सर झुका दिया और बोला पाए लागू तो सम्मान हो गया। सूत्र तुम्हारे सामने चुनौती बन के खड़ा हो जाता है। सिद्धांत तुम्हारे सामने एक झूठा सहारा बन के खड़ा होता है। इसीलिए हमें सिद्धांत पसंद होते हैं, सूत्र नहीं। सूत्र तुमसे कुछ उम्मीद करता है क्योंकि सूत्र तुम्हारी संभावना से वाकिफ है। सिद्धांत तुम्हारा अपमान करता है क्योंकि सिद्धांत कहता है कि तुम में कुछ भी जान पाने की काबिलियत ही नहीं, तो लो हम तुमको रटी रटाई, बनी बनाई, पकी पकाई बात थमाई देते हैं। बच्चे को तुमने कह दिया बड़ों की इज्जत करो, बच्चे के पास करने को कुछ बचा नहीं। अब वो क्या कर रहा है? A1 A2 की तुलना करी, जिसकी उम्र ज्यादा निकली उसके सामने ये कोई चुनौती है? इसमें बच्चे का कोई विकास है, कोई शोधन है? लेकिन अगर सूत्र दिया है किसी गुरु ने तो सूत्र क्या कह रहा है? बोध सम्मानीय है। अब बच्चे को स्वयं सजग रहना होगा क्योंकि जो सजग है वही जान पाएगा कि बोध क्या। जो स्वयं बोध में है मात्र वही जान सकता है कि बोध क्या। और जो सजग है वो ये भी अब जानेगा कि सम्मान का वास्तविक अर्थ क्या। और सम्मान प्रदर्शित करने के, सम्मान के की अभिव्यक्ति के अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके होते हैं। महाभारत के युद्ध में, युद्ध के आरंभ पर अर्जुन भीष्म के पैरों के सामने बाण मारता है। यह सम्मान का प्रदर्शन है। कई बार बोलना सम्मान का प्रदर्शन है, कई बार चुप रह जाना। कई बार झुकना सम्मान का प्रदर्शन है, कई बार खड़े रह जाना। सूत्र चूंकि तुमको चुनौती देता है इसीलिए वो तुम्हें प्रेरित करता है कि तुम समझो। जब चुनौती सामने आएगी तो तुम्हें उससे निपटना पड़ेगा, तुम्हें बेहतर बनना पड़ेगा चुनौती के पार जाने के लिए। सिद्धांत तुम्हें कोई चुनौती नहीं देता। झूठा है सिद्धांत। वो सत्य को तुम्हें थमा देता है एक टोकरे में रख करके। सूत्र तुम्हें बस यूं मिलता है जैसे ये धागा कि सूत्र मिला, इसको पकड़ के आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ना किसकी जिम्मेदारी? तुम्हारी। ये चुनौती है। हमने तुम्हें एक सिरा थमा दिया है, आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे तुम जानो। ये सूत्र है, आगे तुम बढ़ो, काम तुम्हें करना है। सिद्धांत कहता है कोई काम नहीं करना है। ताऊ जी पांव लगी, बात खत्म। पत्र में तुम लिखते तो हो, यथोचित। अब तो खैर पत्र नहीं लिखे जाते, जब पहले पत्र लिखे जाते थे तो लिख देते थे। अब घर में बहुत लोग हैं, मान लो संयुक्त परिवार है, तो तुम लिखते थे सबको यथोचित सम्मान। कहते हमें पता ही है, बड़े चाचा को एक प्रकार का सम्मान मिलना, छोटे चाचा को एक प्रकार का सम्मान मिलना है, मझले यथोचित, जिसके लिए जो उचित हो। सिद्धांत ऐसी फूहड़ चीज है। या फिर तुमने लिख दिया बड़ों को सम्मान व छोटों को स्नेह। पत्रों में पढ़ा है? ये मूर्खतापूर्ण बात है ना। ये सिद्धांत मूर्खताएं करवाता है तुमसे। क्यों? बड़ों को स्नेह की आवश्यकता नहीं है क्या? और छोटों को सम्मान की आवश्यकता नहीं है क्या?
पर तुमने रट लिया है बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह। क्यों? फिर तो जब कृष्ण कौरवों पांडवों का युद्ध करवा रहे थे तो कौरवों में से कई थे जो पांडवों से छोटे थे, उनको मरवा काहे को रहे थे? छोटों को तो स्नेह मिलना चाहिए, उनको गदा काहे मरवाई? और बड़ों को तो सम्मान मिलना चाहिए। तो भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, द्रोण, इन सब पे बाण काहे को चलवाए? कोई भी सिद्धांत अपनी उपादेयता सदा नहीं रखता, उसकी वैधता, उसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत छोटी होती है और तुम उसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो जैसे मास्टर की, कि उससे कोई भी दरवाजा खुल जाएगा और उससे खुलता है कोई एक छोटा मोटा दरवाजा। सूत्र हर दरवाजा खोलता है, सिद्धांत कोई एक छोटा मोटा दरवाजा खोलता है। कभी किसी के लिए कोई एक दरवाजा खुल गया था किसी सिद्धांत से और वो पगला उसी सिद्धांत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है ये सोच करके कि इससे सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सारे दरवाजे नहीं खुलेंगे, उसकी उपयोगिता बहुत सीमित थी। सूत्र की उपयोगिता सीमित नहीं होती। सिद्धांत तुम्हें अपने में जकड़ के रख लेता है, सूत्र तुम्हें सत्य तक ले जाता है और सूत्र तुम्हें सत्य तक ले जाता है तुम्हें गला गला के, तुम्हें मिटा मिटा के, तुम्हें चुनौती दे दे करके। बात समझ रहे हो? चुनौतियों से डर लगता है, इसीलिए सिद्धांत पकड़ते हैं। और इसीलिए फिर माँ बाप अपनी सोनी बिटिया को सूत्र नहीं सिद्धांत देते हैं कि सूत्र दिया तो कहीं डर न जाए लाडली। अब सिद्धांत बता दिया कि दरवाजा खोलना और बोलना अंकल जी नमस्ते, ये तो आसान है। बिटिया दरवाजा खोलेगी, वहां बनमानुस खड़ा हुआ है, उसको बोलेगी अंकल जी नमस्ते, ये तो ठीक है। सूत्र बोलेगा दरवाजा ही खोलने से पहले जरा चौकस रहना, जरा सजग रहना, यूं ही दरवाजा नहीं खोल देते बिटिया। और दरवाजा खोलने के बाद परखना कि बाहर कौन खड़ा है और परखने के बाद देखना कि अब क्या आचरण, क्या व्यवहार होना चाहिए। पर इतना बता पाना किसी गुरु के बस की बात है, माँ बाप के बस की बात नहीं है। और उस चुनौती को स्वीकार कर पाना भी किसी बिटिया के बस की बात नहीं है, किसी शिष्य के ही बस की बात है। माँ बाप और बिटिया में तो यही चलेगा, घंटी बजी दरवाजा खोलो और बोलो अंकल जी नमस्ते। उधर से ओरंगुटान क्या बोल रहा हूं, बिटिया बोल रही मम्मी ने तो यही सिखाया था अंकल जी नमस्ते। बड़ा हास्यास्पद दृश्य होता है। 5-7 बच्चे आएंगे छोटे छोटे, वो सब अलग अलग परिवारों से, अलग अलग पृष्ठभूमि से होंगे और सब कतार बना के आएंगे और बोले अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते। तुमने बच्चों को मशीन बना दिया, ये क्या किया तुमने? अभी कुछ महीने पहले तक मैं एक स्कूल में जाता था टेनिस खेलने। वहां सुबह सुबह जाऊं तो बस से छोटे छोटे बच्चे उतरे और उन बच्चों के आगे आगे एक आया चले और वो सब कतार बना बना के चले, इतने इतने। उनको देखने के लिए ऐसे झुकना पड़ता था, इतने छोटे। और उनके बगल से निकलो तो जितने हैं सब पंक्तिबद्ध होके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। कई लोगों को ये बड़ा क्यूट लगे, मुझे खौफनाक लगता था, ये क्या कर दिया ये? उसे कैसे पता मैं सर कहलाने योग्य हूं? अगर मैं दरिंदा हूं कोई तो सिर्फ मेरी ऊंचाई देख करके, मेरा कद और मेरी उम्र देख करके उसने मुझे सर बना दिया। तुम ये शिक्षा दे रहे हो अपने बच्चों को। और उसको कैसे पता, वो 3 साल का है कुल, कि ये गुड मॉर्निंग है? उसे गुडनेस का कुछ अर्थ पता है अभी, पर तुमने उसको रटा दिया। ये काम है सिद्धांतों का। सूत्र जरा चीज अलग है।
सिद्धांत तुम्हें सत्य से बिल्कुल दूर कर देगा, सूत्र धीरे धीरे तुम्हें सत्य की ओर अग्रेसित करेगा। आ रही बात समझो? लेकिन मन को पसंद क्या आएंगे हमेशा? सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत तयशुदा, उसमें सुरक्षा मिल जाती है। काला घोड़ा आए तो उसको हरी घास दे देना, सफेद घोड़ा आए उसे सूखी घास दे देना, ये सिद्धांत का काम है। अब यहां आपको कहीं दिमाग नहीं चलाना, बुद्धि का, प्रज्ञा का कोई काम नहीं है। काला घोड़ा आए तो हरी घास, सफेद घोड़ा आए तो सूखी घास, ये सिद्धांत है। सूत्र क्या बोलेगा? समस्त जीवों के प्रति करुणा रखो। अब करुणा कोई बंधी बधाई बात नहीं है। यहां तुमको अपनी प्रतिभा का, अपनी प्रज्ञा का प्रदर्शन करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि काले घोड़े को क्या चाहिए, तुम्हें देखना होगा कि सफेद घोड़े को क्या चाहिए। तुम तो घास लेकर खड़े हो और कहीं काले घोड़े के खून बह रहा हो तो तुम उसे घास खिलाओगे या उसका घाव पोछोगे? बोलो। हाँ, तो सूत्र इसीलिए डरावने होते हैं, क्योंकि सूत्र चुनौती की तरह खड़े होते हैं। सिद्धांत बड़ा सुकून देते हैं, सहारा और सुरक्षा ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धांतों से मिली। सिद्धांतों में फंस जाना। आचार्य जी, बच्चों को फिर क्या समझाएं? यही सिद्धांतों में मत फंस जाना। पर उन्हें तो रहना तो समाज में ही है ना। ये सिद्धांत कि सूत्र नहीं, अभी ये डिसिप्लिन जो, हाँ, डिसिप्लिन, हाँ, वो सिद्धांत ही तो है। बिल्कुल। तो ऐसी जगहों पर क्यों भेज रही हैं जहां घटिया डिसिप्लिन सिखाया जाता है? यही तो कल वो बोल रहे थे। कृष्णमूर्ति थोड़ी ही कहते हैं अंकल जी नमस्ते। हाँ, तुम जिन जगहों पे भेज रहे हो उन्हें प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, वहां तो यही बताएंगे। समाज भी तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है। तुम क्यों रह रहे हो ऐसे समाज में? जिन्होंने सूत्र दिए, क्या वो समाज से बाहर के थे? तुम जाओ किसी घटिया जगह रहने लगो, उसी को अपना समाज बना लो, फिर बोलो समाज ही ऐसा है। तुमसे किसने कहा ऐसे समाज में रहने को? जब तुम्हारे सामने विकल्प उपलब्ध है सही स्कूल का और सिद्धांतवादी स्कूल का, तो तुम उसको अंड बंड स्कूल में भेजो, फिर बोलो क्या करें, स्कूल ही ऐसा है। उस स्कूल को चुना किसने? किसने चुना? तुमने। जिस समाज में हो उस समाज को चुना किसने? तुमने। तो फिर समाज की दुहाई क्यों दे रहे हो? दो तरह के छात्र होते हैं, एक वो जो रट के काम चलाते हैं, उन्हें सिद्धांत चाहिए होते हैं। सिद्धांत माने समझ लो फॉर्मूला। उनको चाहिए कि बता दो फॉर्मूला, बस हम फिर जब सवाल आएगा उसमें घुसेड़ देंगे। और सूत्र माने समझ लो पॉइंटर, इशारा। बोर्ड की परीक्षाओं में जो सिद्धांतवादी छात्र होते हैं उनके खूब नंबर आते हैं, 96%। पर प्रतियोगी परीक्षाओं में वो छात्र आगे निकलते हैं जो फॉर्मूला नहीं रटते, जो फंडामेंटल्स के साथ चलते हैं, जो मूल के साथ चलते हैं। फंडामेंटल समझते हो? जहां मूल है, जहां बुनियाद है। सूत्र बुनियादी बात है। प्रतियोगी परीक्षा में रटे रटाए जवाब नहीं चलते, या चलते हैं? फिर वहां पर क्या चलते हैं? सूत्र, फंडामेंटल्स। अब तुम देख लो, तुम्हें लड़के को अपने बोर्ड में ही 96% लाना है या कुछ आगे भी करवाना है? बोर्ड में तो बहुत घूम रहे हैं, तब 98-99 से नीचे तो किसी के हैं ही नहीं। मेरे कमरे के सामने पेड़ पे 3 बंदर बैठे थे, उनमें भी एक के 97, एक के 98, एक के 99 थे। सीबीएसई ने ऐसी कृपा बरसाई है कि 96 से तो गिनती अब शुरू होती है, उससे नीचे किसी के आते ही नहीं।
सिद्धांत के साथ चलने में ये भावना मिलती है कि मुझे पहले से पता है। इसीलिए सिद्धांत और अश्रद्धा साथ साथ चलते हैं, सिद्धांत और नास्तिकता साथ साथ चलते हैं। जब तुम प्रज्ञा के भरोसे जीते हो, बोध के भरोसे जीते हो, तब तुम्हें पहले से कुछ नहीं पता होता। तब जब स्थिति सामने आती है, ठीक तभी, मात्र तभी तुम्हें पता चलता है कि इस स्थिति में मुझे क्या कर्म करना है, क्या उत्तर देना है, क्या आचरण करना है। सिद्धांत में तुम्हें पहले से ही पता है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, शर्मा आंटी जब आए तो उनको रूह अफ़ज़ा पिला देना, पहले से ही पता है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, घर में कोई आया तुरंत उसके सामने ले आके क्या रख दिया, ले रूह अफ़ज़ा। तो यही तो करते हो, और क्या करते हो घरों में। ये सिद्धांत की बात है। जो आदमी बोध पर चलता है उसे कुछ नहीं पता होता कि जब कोई सामने आएगा तो क्या करना है। वो कहता है जब सामने आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है, हम तैयारी करके नहीं रखेंगे। यहां तो मैं तुमको बोल रहा हूं, अपनी सोसाइटी अपार्टमेंट के 10 घरों में दस्तक देना, जाके बैठना। 10 में से 10 घरों में तुम्हें या तो रूह अफ़ज़ा, नहीं तो चाय, नहीं तो कॉफी, नहीं तो मैं कहता हूं इससे बेहतर होता जहर लाके रख देते, कुछ नया तो होता। आग लगे ऐसे रूह अफ़ज़ा में, रूह की कोई अफ़ज़ाई नहीं हो रही उससे। जहां बैठो वहीं रूह अफ़ज़ा। लो कॉफी पियो, लो दूध पियो। कोई बहुत ही बिरला निकलेगा तो छाछ ला के रख देगा। क्यों ला रहे हो? मैं तुम्हारे यहां गिलास खाली करने आया हूं। पर यही सिखाया है माँ बाप ने लाडली को। अच्छी लड़कियां, घर आए मेहमान का स्वागत, चाय कॉफी, शीतल पेय, रूह अफ़ज़ा इत्यादि से करती हैं और लेके चली आ रही हैं ट्रे में धर के, लो पियो। ये सिद्धांत। और क्या दे लो। एक्सपेक्ट तो यही करते हैं पैसा। नस काट के ऊब नहीं उठती। हाँ, सिद्धांत, सूत्र, सत्य, याद रखना। जहां तुमने सिद्धांत खड़ा कर लिया वहां तुम सत्य से दूर हो गए। दुनिया में बहुत बड़े बड़े पाप सिद्धांतों के नाम पे हुए हैं। नाजीवाद क्या था? सिद्धांत ही तो था ना। क्या कहता था नाजीवाद? फलानी नस्ल के लोग ऊंचे होते हैं, उनका हक है दुनिया पर शासन करने का। यहूदी भ्रष्ट होते हैं। ये सब क्या है? ये सिद्धांत है ना। नस्लवाद क्या था? रंगभेद क्या था? ये सब क्या थे? ये सिद्धांत ही तो थे ना। दुनिया के बड़े से बड़े पाप सिद्धांतों के ही नाम पर हुए हैं। जातिवाद क्या है? सिद्धांत ही तो है ना कि तुम अमुक घर में पैदा हुए हो, अमुक वर्ण में पैदा हुए हो तो तुम ऊंचे या नीचे हो गए। ये सिद्धांत ही तो है ना। दुनिया की ये सब बेवकूफ़ियाँ सिद्धांतों के ही नाम पे तो होती हैं।
ऐसे नहीं होता। इन चक्करों में मत पड़ना। अभी अगर तुम परखने बैठोगे कि किस हद तक हमारी जिंदगी सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है तो हैरत में पड़ जाओगे। सब कुछ सिद्धांत ही सिद्धांत है। इतने वर्ष की आयु हो तो विवाह कर लो, ये क्या है? ये सिद्धांत ही तो है, और क्या है? गुरु के पास जाओगे तो वो नहीं कहेगा कि इतने साल की आयु हो तो शादी कर लो, वो कहेगा जाओ सुसंगति खोजो। तुम्हारे विवाह का भी तो अर्थ संगति ही तो होता है। स्त्री को पुरुष की संगत मिल गई, पुरुष को स्त्री की संगत मिल गई। इसी को तुमने एक व्यवस्था बना दिया तो इसका नाम क्या है? विवाह। और गुरु व्यवस्था नहीं देगा तुमको, वो सूत्र देगा। वो कहेगा जाओ और सुसंगति खोजो। जहां भी सुसंगति मिलती है जाओ खोजो। और ये नहीं कि इसी उम्र में खोजनी है कि 30 के हो गए तो अब कर लो ना। तुम 80 के हो तो भी सुसंगति खोजो। अपनी आखिरी सांस तक सुसंगति खोजो। सिद्धांत और सूत्र का अंतर समझ में आ रहा है? चलो जी, विवेकानंद जी ने कहीं पे बताए थे कि अगर कुछ रियली चाहिए जिंदगी में तो लिव इट कंप्लीटली, लाइक योर ब्रेथ, योर एवरी सेल शुड बी इन दैट डायरेक्शन. So once we have that thirst, the logical way will be to get over that thirst, to get water. So once we are clear about it, we have to go in depth into getting the water now. So how to go in that direction for a householder, for a person who is involved in the society. हर कोई समाज में ही जी रहा है, कोई नहीं जो समाज से बाहर चला गया हो। बुद्ध भी समाज के भीतर ही थे। समाज माने क्या? तुम दूसरों से संबंधित हो, यही समाज है। संबंध और समाज एक है, ठीक? जागरूकता भीतर से उठती है तुम्हारे, फिर वो तुम्हारे संबंधों को संचालित करने लग जाती है। ये ऐसी सी बात है, समझना कि तुम गाड़ी चला रहे हो, अब तुम पूछो कि गाड़ी चला रहा हूं तो होश में कैसे आऊं? ये प्रश्न ही बड़ा विचित्र है। वास्तविक बात यह है कि तुम होश में आ जाओ, गाड़ी दूसरे तरीके से चलने लगेगी। पिया हुआ आदमी भी गाड़ी चलाता है और होशमंद आदमी भी गाड़ी चलाता है। दोनों की गाड़ियां अलग अलग तरीके से चलती हैं ना। या तुम ये कहोगे कि अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूं तो होश में कैसे आ जाऊं? ये तो बात ही अजीब है। गाड़ी से तुम्हारा एक रिश्ता है जो बाहरी है, और होश एक चीज है जो भीतरी है। तुम भीतर से होश में आ जाओ, तुम्हारी गाड़ी अलग चलने लगेगी। इसी तरीके से तुम भीतर से जागृत हो जाओ, तुम्हारे संबंध दूसरे हो जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं ना कि होश में आ गए तो गाड़ी छोड़ के भाग लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चोरी के नहीं चला रहे थे। होश में भी आ जाओ तो गाड़ी तो चलाते ही रहते हो। इसी तरीके से अगर भीतर से जागृति भी आ गई तो संबंध रहेंगे, उन संबंधों की गुणवत्ता दूसरी हो जाती है। उन संबंधों में नूर दूसरा आ जाता है, सच्चाई आ जाती है, प्रेम आ जाता है। तो ये बहुत पुराना प्रश्न है, सदियों से पूछा जाता रहा है कि गृहस्थ आदमी कैसे सत्य की ओर बढ़े, गृहस्थ आदमी अध्यात्म में कैसे आगे बढ़े। प्रश्न अजीब है। हर कोई गृहस्थ है। जो गृहस्थ नहीं है वो क्या गुफा में रहते हैं? जो ग्रह में स्थित है सो गृहस्थ। ग्रह में तो सभी रहते हैं।
और ग्रह में हो यदि, तो ऐसा तो नहीं है कि अकेले ही होगा, कोई और भी होगा ही, कुछ ना कुछ उससे रिश्ता नाता भी होगा। घर के अंदर कोई नहीं है तो पड़ोस में कोई होगा, संबंध तो होते ही हैं। तो ये बात अजीब है कि गृहस्थ कैसे आगे बढ़े। सभी गृहस्थ हैं, सभी आगे बढ़ते हैं। जो आज तक आगे बढ़े वो भी गृहस्थ ही थे। घर को तोड़ना मरोड़ना थोड़ा ही होता है अध्यात्म के लिए। या ऐसा होता है कि जो होश में आ गया वो गाड़ी में बम लगा देगा अपनी। तुम अभी तक पी के चला रहे थे, तब तक तुमको लगता था गाड़ी ठीक चल रही है, तुम्हें कोई समस्या नहीं थी। अब किसी ने कहा होश में आओ, तो तुम कह रहे हो देखो अगर होश में आ गए तो गाड़ी का क्या होगा। ये तो तर्क ही अजीब है। जब तक बेहोश हो, अंधाधुन चढ़ा रखी है, तब तक गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और होश में आ गए तो अरे गाड़ी का क्या होगा देखिए। और हमारे सब आसपास के लोग और परिवार वाले बताते हैं कि जो जागृत हो जाता है उसकी गृहस्थी टूट जाती है, उसकी गाड़ी टूट जाती है। कबीर साहब बोल गए थे जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, गाड़ी में आग लग जाएगी अगर हम जग गए तो। पगला गए, क्या बात कर। और ये बड़े से बड़ा तर्क है अध्यात्म के खिलाफ कि लड़का अगर गया अध्यात्म की ओर तो फिर एक्सीलरेटर नहीं दबाएगा। अब जरा वो सही तरीके से दबाएगा। ये तुम्हारे बाकी लड़के हैं, ये गाड़ी इधर उधर भिड़ाते रहते हैं आए दिन। जो अध्यात्म की ओर गया है लड़का, वो गाड़ी सही चलाएगा। गाड़ी में बम नहीं लगा देगा वो, उसकी गाड़ी अब सही चलेगी। चलिए।